इस लेक्चर में जो अब करंट एक टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो करंट चल रहा है हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। मतलब मैं इसको हिंदी में बोलता हूं कि शादी के लिए जो एज है अभी तक जो औरतों के लिए वो कितने साल थी, 18 साल थी। व्हाट वाज द एज, 18 साल। उसको बढ़ा के 21 साल करने की बात हुई है। तो ये क्या है, अभी एक बिल पास होगा, बिल। अब ये बिल से क्या होता है, कोई भी बिल पास होगा उसके बाद वो एक्ट बनेगा। एक्ट बनने के लिए अभी ये बिल है, इस बिल का नाम क्या मैं आपको बताऊंगा और मैं इसको समझाऊंगा कि क्या ये सही है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसमें खूबियां हैं और क्या इसका क्या है कमी है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये लॉ आया कैसे। मान लीजिए कोई भी चीज है, किसी चीज को हमें रेगुलेट करना है तो हम कुछ एक्ट बनाते हैं, ये लॉ होता है। तो जो एज फिक्स करना इस इंडिया में स्टार्ट कब हुआ, तो जो एज हम फिक्स करते हैं वो 1929 में स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेंगे। 1929 में एक एक्ट जिसको हम बोलते हैं शारदा एक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, शारदा एक्ट बोलते हैं। और इसका एक्ट का नाम क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। क्या नाम इसका, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, शारदा एक्ट बोलते हैं। तो हम दो वर्ड कर लेते हैं, वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए। तो जो एज डिसाइड हुआ वुमेन के लिए वो हुआ 14 ईयर्स और मेंस के लिए क्या है 18 ईयर्स। तो फिर से हमारा क्वेश्चन हो गया कि स्टार्टिंग से ही जो एज थी, आप देखिए कंट्रोवर्सी, 14 ईयर्स क्या है वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए क्या 18 साल। बट उस वक्त तक हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो ये सबसे पहला डिस्क्रिप्शन किया गया कि औरत की जो एज हो, वुमेन्स के लिए जो एज होगी 14 ईयर्स और मेंस के लिए क्या होना चाहिए 18 साल। अब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। जब हम इंडिपेंडेंस के बाद ये एज मेंस के लिए तो 18 रहा, पर वुमेन्स के लिए क्या हो गया 15 ईयर्स। एक साल की मतलब इंक्रीज हुआ, एक साल का इंक्रीज हुआ। बट 1978 में फिर से ये एज को अब क्या कर दिया गया, मेंस के लिए 21 कर दिया गया और वुमेन्स के लिए ये एज क्या है आपकी, क्या हो गई 18 ईयर्स कर दी गई। क्या कर दी गई 18 ईयर्स, याद रखिएगा 1978 में। तो ये हमारा क्या हुआ कि कैसे ये एक्ट हुआ। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या ये एज जो है मेंस की बढ़ा के 21 कर दी गई। पर जब हम आप इसको बताते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम संविधान की बात करते हैं, तो आपको दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। देखिए क्या बोलता है, अगर हम देश की बात करते हैं, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, सबको एक जैसा ट्रीट करना। और आर्टिकल 15 ये बोलता है कि हम कोई भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेसिस पे, सेक्स एक वर्ड है, मतलब इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते देन ऑल्सो तो ये एज का डिफरेंस क्यों है। तो देखिए ये बिलीफ माना जाता है, आप सुने होंगे कि जो लड़कियां हैं बिलीफ कि जल्दी मैच्योर होती हैं एज कंपेयर टू मेंस। ये बिलीफ माना जा रहा है कि जो औरत लड़कियां होती हैं वो जल्दी क्या होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। तो इसके कारण क्या किया गया, ड्यू टू मैच्योर, ये बिलीफ के कारण ये एज जो है 18 है और जो मेंस का एज है वो 21 है। क्या आपको लगता है ये रियलिटी होगा, यही कारण है? नहीं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें इक्वालिटी भी होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। बट ये लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहते हैं कि ये बिल जो है, क्या बिल का नाम यहां तक हम पहुंचेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, और क्या हमें सही है गलत है, हम एक डिस्कशन करेंगे। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया या क्या बुरा किया, मैं आपको हर एक चीज इसको फेज वाइज समझाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है, और बहुत ही मजा आएगा कि आपको समझने में कि कैसे क्या डिलेमाज हैं। तो देखिए जब हम 2000 किसकी बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, देखिए क्या है, वर्ड क्लियर कर लीजिए। दो चीज याद है, पहला क्या, आप शारदा एक्ट रखिए, ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है। फिर 2006 में जब हम बात करेंगे तो हम याद करते हैं प्रोहिबिशन, मैं पूरा लिख रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसका मतलब यह है चाइल्ड मैरिज एक्ट का प्रोहिबिशन। अभी देखिए क्या था, रिस्ट्रेंट था, रोक रहे थे, अब टोटली प्रोहिबिट करना है कि आप वुमेन्स के लिए 18 साल
और मेंस के लिए 21 ईयर्स। मतलब इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, और 21 मेंस के इसके इससे पहले आप उसकी शादी नहीं कर सकते। तो ये लॉ पे आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब जो गवर्नमेंट ने बिल लाया, इट्स अ बिल, अभी ये पास नहीं हुआ है। अब देखिए कैसे पास होगा, तो ये बिल का नाम क्या है, वही प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल, इट इज एन अमेंडमेंट बिल 2021। तो देखिए बिल क्या होगा, अब कैसे होगा ये बिल को, अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, हम इंफॉर्मेशन लेंगे। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जो इस बिल के बारे में पूरा स्टडी करेंगी, और फिर क्या होगी, ये लोकसभा फिर राज्यसभा से भी इसको पास होना होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिलेगा तब ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये एक्ट बनेगा। अभी क्या है, ये बिल है। फिर ये क्या होगा, जब पास हो जाएगा बोथ हाउसेस से, जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, मानो उन्होंने भी मंजूरी दे दी, तब ये क्या हो जाएगा, ये एक्ट हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं कि अभी जो है, अगर मान लीजिए ये एक्ट पास होगा, तो देखिए सोसाइटी में चेंज लाना है। अब तुरंत ही चेंज नहीं आएगा, तो एक चीज आप जान लीजिए, एज पर द लॉ, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया 2022 में, तो ये जो लॉ है आफ्टर 2 इयर्स, मतलब कि प्रेसिडेंट के असेंट के बाद 2 साल बाद ये लॉ का क्या होगा, पालन होगा, मतलब इसको फॉलो करना है। तो अभी भी अगर ये लॉ आप समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट एसेंट के बाद ये एक्ट बन गया, तो इस एक्ट में को 2 साल बाद से लागू किया जाएगा, मतलब अभी नहीं होगा। मान लीजिए आज अगर लॉ ये बिल एक्ट बन गया, तो तुरंत आज ही के डेट से ये क्या होगा, आपका पालन नहीं होगा। 2 years ऑफ टाइम हैज बीन गिवन, तो ये 2 महीने के बाद होगा। अब देखिए हमने समझ लिया कि क्या इस बिल में है, कि हम क्या कर रहे हैं, मैरिज का एज वुमेन्स का इस अमेंडमेंट बिल से 18 से क्या कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं। अब एक चीज आप जान लीजिए, अब थोड़ा मैरिज के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैरिज में होता क्या है। क्या अगर किसी की शादी, अभी मान लीजिए क्या है, एज पर द रिसेंट कंडीशन 18 साल है, तो क्या 18 साल से अगर मैं पहले शादी करता हूं तो वो शादी वैलिड है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अगर मैं कर लेता हूं तो क्या होगा। तो देखिए अगर 18 साल से पहले, देखिए क्या है, एक चीज आप जान लीजिए, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट से, हर एक डायमेंशन से आपको पता हो। अभी हम क्या समझ गए, कौन सा एक्ट है, कैसा क्या अमेंडमेंट है, ये हम समझ लिए। अब देखिए आपका एज क्या है, 18, मतलब आपका 21 हो गया मेंस का। अगर 18 साल से पहले अगर एक जो वुमेन है उसकी क्या होगी, आज शादी हो गई, दैट मैरिज इज वैलिड, आई एम रिपीटिंग, दैट मैरिज इज वैलिड, क्या है, ये वैलिड है। बट 2 years ऑफ टाइम हैज बीन गिवन टू दैट लेडी, कि वो 2 साल के अंदर कोर्ट पे जाए और ये बोले कि ये मुझे शादी मंजूर नहीं है, तो वो शादी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। दैट मीन्स 2 years ऑफ एज हैज बीन गिवन। अब देखिए यही होगा इसमें भी, अगर हम 21 भी कर देंगे तो 23 तक के एज तक में उसके पास राइट है। दैट मीन्स वैलिड बट वॉइडेबल, वॉइडेबल वर्ड यूज करेंगे। वॉइडेबल मतलब हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मैरिज को हम, अब मैरिज नहीं, इसको ये मैरिज के जो संबंध उससे बाहर आना चाहती है। दैट मीन्स अब वो उनको 2 साल का समय मिलता है। तो ये समझ लिए वैलिडिटी क्या होती है, हमने समझ लिया, वॉइडेबल समझ लिया, और हमने क्या किया, ये बिल के बारे में समझ लिया। अब हम इसके फेवर में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों इस बात को बोला। तो गवर्नमेंट ने, देखिए बात करेंगे, 2 वर्ड है, माल न्यूट्रिशन। देखिए क्या होगा, इससे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो प्रेग्नेंट अगर हो जाती हैं आफ्टर मैरिज, तो माल न्यूट्रिशन को क्या होगा, रोकेगा। ये किसके लिए, माल न्यूट्रिशन आपका वुमेन्स, मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। और दूसरा बात क्या है, माल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करेगा हेल्थ कंडीशन। दूसरा क्या है, हेल्थ, हेल्थ भी बेटरमेंट होगा दोनों के लिए, चाइल्ड के लिए भी और मदर के लिए भी। और दूसरा बात क्या कर सकते हैं, फेवर में बात करते हैं हम। देखिए ये बिल समझ में आ गया, कैसे आया, क्या एज है, हम फेवर में बात करेंगे, अगेंस्ट में बात करेंगे, और कुछ पॉइंट बात करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए हम इसके जो इंपॉर्टेंट स्कोर सब जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम चाहते हैं इसके फेवर में, क्या गवर्नमेंट ने ये जो बिल पास किया इससे फायदा क्या होगा, अब इसमें क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, क्या इश्यूज होंगे, मैं आपको ये सब बताऊंगा इसमें। देखिए क्या होता है, पहला बात, अब हम टॉक करते हैं किसके बारे में, फेवर के बारे में, कि क्या ये जो रेज हम कर रहे हैं एज,
क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है। और फिर आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि कहां फ्लॉज आ रहे हैं। मतलब हम फेवर भी एक बार बात कर लेते हैं और एक बार अगेंस्ट में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम फेवर की बात करेंगे, और एक चीज याद रखिए, इस बिल के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए क्या है, इंडिया में जब हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं, देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बोल देता हूं मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए इसको मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि कोई भी मान लीजिए पर्सनल लॉ है, जैसे शरिया हो गया फॉर मुस्लिम, हिंदू के लिए अलग उनके जो नियम कानून है, मतलब जो वे है मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, सबके लिए है। तो हर इंडिविजुअल दो लॉज होते हैं, एक सिविल और एक होता है क्रिमिनल। तो सिविल में पर्सनल लॉज जब बात करेंगे तो हिंदू के लिए क्रिश्चियन एक्ट अलग है, क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिश्चियन एक्ट अलग है, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम शरिया लॉ प्रिवेंशन, जो अलग अलग क्या है लॉज हैं एज पर द बिलीफ और पर रिलीजन। तो ये जो लॉ है इसमें हम क्या बोलते हैं, ये ओवरराइड करेगा सबको। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रॉब्लम क्या है कि सबके लिए अलग अलग है, कोई एक सेम जैसा रूल नहीं है, पर्सनल लॉ के हिसाब से एज पर द रिलीजन जो वेरी करेगा। बट ये जो बिल है इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी लॉज रिलेटेड टू क्या है पर्सनल लॉज, कोई भी रिलीजन क्रिश्चियन हो, सबको ओवरराइड करेगा। मतलब मान लीजिए कहीं ये लिखा हो कि नहीं मैरिज हम कर सकते हैं एज पर विश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझने के लिए सबको क्या करेगा, ये जो बिल है ओवरराइड करेगा। इसका मतलब हमने दो चीज समझ लिया इस बिल में। पहला कि हम एज को बढ़ा रहे हैं, कौन से एक्ट पहले से आ रहे थे जिसके कारण एज बढ़ा, पहला क्लियर हो गया। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना। दूसरी बात क्या हो गई, मैंने मैरिज की वैलिड बता दी कि क्या वैलिड है, मैंने बता दिया कि जो ऑल जो लॉज हैं उसको क्या होगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, सबको क्या करेगा, ये ओवरराइड करेगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि लॉ अगर प्रेसिडेंट का असेंट हो भी जाता है तो 2 साल बाद क्या होगा, वो एप्लीकेशन में आएगा। 2 साल का समय दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सोसाइटी में चेंज करना है ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, कुछ समय दिया गया कि लोग अपने हिसाब से चेंज करें। अब देखिए, अब हम बात करेंगे फेवर और अगेंस्ट में। अब मान लीजिए फेवर की जब हम बात करते हैं तो वही फिर से में आर्टिकल 14 और 15 कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इक्वालिटी होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 इसको सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, हम जब बात करते हैं आर्टिकल 15 की तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट इसमें है, डन। दूसरा पॉइंट, 2 वर्ड याद रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब जो बर्थ कॉम्प्लिकेशन, मतलब बर्थ के समय में जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के कारण जो डेथ हो जाता है मदर्स का, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पर लाख कितने डेथ हो रहे हैं, काउंट कर लिया मैंने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल की उम्र से, बर्थ से लेके 1 साल की उम्र के बीच में पर 1000 कितने डेथ हो रहे हैं। तो जितना अर्ली प्रेगनेंसीज होंगी उतना ज्यादा डेथ के चांसेस हैं। सस्टेनेबल गोल्स में भी हम देखेंगे इंडिया क्या है, कम करना चाह रहा है डेथ को, तो ये जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देखिए रिड्यूस करेगा डाउन, किसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बता दिया क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीड करने की, अब जितना डिले होगा तो लोग समझेंगे, मैच्योर होंगे और वो चाइल्ड को भी अच्छे तरीके से फूड न्यूट्रिशन सबके बारे में समझेंगे। एज मिलेगा मतलब सोचने का समय मिलेगा। और क्या होगा, 18 से 21 होगा तो 18 के बाद जो 3 साल का समय मिलेगा वुमेन्स को, एज अगर मैरिज डिले होगा तो उसके भी फायदे हैं। क्या होगा, पहला कि अगर डिलेड होगा मैरिज तो क्या होगा, हम पढ़ाई कराएंगे वुमेन्स का, ठीक, जितना एजुकेशन होगा, लेट होगा तो वो अंडरस्टैंड करेगी क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। पेरेंट्स जो पेरेंटिंग होगा वो स्टाइल इंप्रूव होगा, ये बात है। तो ये फेवर में हमने इसके बात किया। अब इससे क्या होगा, टीनेज प्रेगनेंसीज के चांसेस रिड्यूस करना चाहते हैं। मतलब जो अर्ली 18 साल की उम्र में हुआ, तुरंत क्या हुआ, शादी हो गया, फिर बर्थ के लिए, तो टीनेज जो प्रेगनेंसीज हैं इसको भी क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा और एज अ रिजल्ट वुमेन्स के हेल्थ को इंप्रूव करेगा और जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है इसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये क्या है, मैं फेवर में बात कर रहा हूं, फेवर में बात कर दिया मैंने, आपको मैंने समझा दिया इसका फेवर क्या है, फायदा क्या है। अब हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं और बात करेंगे कि इससे नुकसान क्या है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज सबके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं,
और हम समझेंगे कि हमारे सोसाइटी के लिए क्या यही इसी चीज को टारगेट करना अच्छा है कि हम और कुछ भी इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा एम क्या है, अगर हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो क्या यही जो हम रेस कर रहे हैं इससे कुछ फायदा होगा? तो देखिए अब हम बात करते हैं दूसरा, अब हम बात करेंगे इसके अगेंस्ट में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है और अभी हम आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब अगेंस्ट में आते हैं हम, हु आस्क्ड फॉर इट, मतलब अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या ऐसा कुछ आप देख रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूं इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, पर जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी क्या किसी ने बोला कि ये करने के लिए या कुछ भी, हु आस्क्ड फॉर इट, मतलब क्या गवर्नमेंट को इतना इमरजेंसी क्या था कि हम एज बढ़ाने में लगे हैं? क्या हम इनके कोई दूसरे वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं, तो हमें क्या देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वुमेन्स, क्या जो ये एज ही सब कुछ है? तो हु आस्क प्रॉब्लम, मतलब क्या यही पॉइंट हमें मिला क्या इसको कंसर्न में लाने के लिए? दूसरा पॉइंट, पोवर्टी और माल न्यूट्रिशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, देखिए पोवर्टी और माल न्यूट्रिशन। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा यहां से, पोवर्टी वर्सेस माल न्यूट्रिशन। देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये क्या है, माल न्यूट्रिशन को रोकना है। क्या माल न्यूट्रिशन ही कारण है या पोवर्टी कारण है? देखिए अब मैं यहां पर अगेंस्ट में बात करता हूं, अब इसमें हम अगेंस्ट में बहुत अच्छे तरीके से इसको भी डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि क्या जो हम माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वो माल न्यूट्रिशन क्या प्रेगनेंसी और एज और मैरिज से कोई रिलेशन रखता है? कि जो माल न्यूट्रिशन का कारण क्या है? पॉवर्टी। और देखिए पॉवर्टी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये माल न्यूट्रिशन का क्या है, कारण है। तो अब हम जो ये बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला एज 18 रखा गया क्योंकि बिलीफ मानता है जाता है कि मैच्योर होती हैं। तो अब यहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप समझिएगा, मैं जो क्या बोल रहा हूं, जो भी स्टडीज हैं, जो भी पॉइंट्स जो मैंने पढ़े उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और जो स्टडीज है मैं अपने कुछ पॉइंट्स ऐड नहीं कर रहा हूं। अब देखिए क्या ये 18 और 21 रखने की जब हम बात करते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या हम बिलीफ मानते हैं कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं इसलिए हम शादी कर देंगे? अब देखिए पॉइंट कहां है, नोट करना है। पॉवर्टी इससे रिलेटेड कैसे है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए जितने भी अर्ली मैरिजेस हैं, आप डाटा देखेंगे, मैं आपको सब चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक ओवरव्यू, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट हेल्थ रिपोर्ट, क्या अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो, तो मैं आपको एक ओवरव्यू डाटा बताता हूं कि पॉवर्टी कैसे इसमें रिलेट कर रहा है जितने, क्योंकि देखिए 2-3 कारण है। देखिए पहला, जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं, इसके 2-3 कारण है। पहला बता रहा हूं मैं आपको, एस्केलेटिंग डिमांड ऑफ डाउरी। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से जितना डिले मैरिज होगा, डिमांड फॉर डाउरी मतलब जो दहेज की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दहेज की अगर मांग बढ़ेगी तो बर्डन किस में आएगा, फैमिली के ऊपर आएगा। तो डाउरी के क्या है, रीजन में भी डाउरी। दूसरा, अब देखिए डाउरी के कारण हो सकता है दूसरा, फियर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब एक लड़की है तो अगर हम इसको पढ़ाना पड़ेगा, अब जब पढ़ाई कराना पड़ेगा, रूरल की बात कर रहा हूं, तो सिक्योरिटी रीजंस हैं कि फियर होता है सेक्सुअली कुछ घटना हो जाए जिससे कारण हमारी बदनामी हो जाए, तो ये कारण हो गया फियर ऑफ सेक्सुअल डिमांड। और पॉवर्टी मतलब क्या होता है कि एक तो बर्डन होगी ऑलरेडी, किसकी शादी करना है, इसको डाउरी की बात हो गई, तो ये जनरली किस पे बिलोंग करता है, दे आर जनरली फ्रॉम द पॉवर्टी, जो लोग पहले से पुअर हैं उसके लिए ये जो एज ऑफ मैरिज ज्यादा कंसर्न करता है। वरना आप अभी यूथ की बात करेंगे, जब ट्रेंड जो अभी देखेंगे, जो यूथ जो रूरल जो अर्बन से हैं वहां पर डिलेड मैरिज क्या है, लेट ही होता है, एन एवरेज 22। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्रामिंग MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, ये बोलती है एवरेज जो एज है वो क्या बोल रहे हैं 22 हम मान रहे हैं कि मैरिज का एज 22, मतलब चेंज हो रहा है। तो ये सोसाइटी जब हम अर्बन की बात करेंगे तो जो एज है ऑलरेडी इंक्रीज है, डिलेड मैरिज होते ही हैं, तो एजुकेशन को हमें यहां टूल बनाना है। देखिए मैं अगेंस्ट में क्या बात कर रहा हूं कि जब आप एज की बात कर रहे हैं तो 18 जो है अभी भी जो रूरल एरियाज हैं, क्या 3 रीजन मैंने दिए, डाउरी की बात की,
सेक्सुअल असॉल्ट की बात की और पॉवर्टी है कि गरीबी के कारण हमें फीड करना पड़ेगा। और दूसरा बात, एक आपने सुना होगा वर्ड, रूरल एरिया में आप बिलोंग करेंगे, बिलोंग अगर करते हैं तो लड़की पराई धन होती है, मतलब उसे किसी और के घर जाना है तो हम वर्ड क्या लाते हैं, पराया धन। क्या बोलते हैं कि वो क्या है, पराया धन है, हमारे घर के नहीं किसी और के घर में से जाना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट लड़कियों से जुड़ा है, पराया धन वाला। तो इसीलिए जल्दी कर देंगे तो हम अपना बर्डन लूज करना चाहते हैं। दैट इज द सोसाइटियल, मतलब सोसाइटी क्या सोचती है, क्या एज अगर हम सोसाइटी में जिस चीज का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, मैं बात करता हूं आपको, मैं केस जोड़ता हूं कैसे, देखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज पर आप, मैं स्टेट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट क्या होता है, ऐसा ऑस्पिशियस डे होता है जहां पर बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस कराए जाते हैं। राजस्थान स्टेट में चाइल्ड मैरिजेस होने से क्या हो रहा है, हमारे पास एक्ट तो है बट चाइल्ड मैरिज को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम लॉ और एज को इंक्रीज करके मैरिज को रोक सकते हैं क्या? आप बताइए, क्या मैंने एज जब तक सोसाइटी में इंप्लीमेंट नहीं होगा तो मुझे अवेयरनेस, लोगों की थिंकिंग को बदलना होगा। तो ये लॉ जो बात कर रहा है एज बढ़ाने का, दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज हमने मैरिज के एज को भी क्या किया, कम करने की कोशिश, जो चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने की कोशिश की, पर सोसाइटी में वो प्रीवेल है, तो इफेक्टिवनेस नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना और उनकी थिंकिंग चेंज करनी है। तो हमें वर्क कहां करना है, उस पॉइंट पे वर्क करना है, ना कि इस एज चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा। रूरल एरियाज में ऑलरेडी ये चल रहा है कि एज जो कम, मैं बताया रीजन परायाधन, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, तो पॉवर्टी से भी होगा। सर आप कैसे बोल सकते हैं कि पॉवर्टी के कारण यही रूरल एरिया में है? तो देखिए, एजुकेशन की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे जो लड़कियां पढ़ती नहीं है, उनके जो मैरिजेस होते हैं ज्यादा 51% क्या उनकी मैरिज जल्दी हो जाएंगे। जो प्राइमरी एजुकेशन लिए हैं उनका 29% डाटा, और जब आप देखेंगे जो सेकेंडरी में आएंगी तो 29% हो गया। अब जब पोस्ट सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन से ज्यादा जाती हैं तो 4% ओनली गर्ल्स आर मैरिंग। मतलब एजुकेशन जो है, एजुकेशन के कारण क्या हो रहा है आपका, आप देखेंगे, मतलब हमें कहां इंप्रूव करना है इनके एजुकेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी ये सब पॉइंट यहीं डिस्कस करूंगा। क्या कर सकते हैं, हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वुमेन्स को कुछ पैसा दिया जाए। यह देखा जाता है कि अगर इंसान के पास पैसा होगा, फॉर मेन दे विल यूज टू कंज्यूम देयर मनी, जो कहां खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर कहां होगा, लिकर में, स्मोकिंग, ये सब में हो सकता है। बट व्हेन यू विल गिव मनी टू अ वुमेन, वो क्या करेंगे, एक जुडिशियल वे में खर्च करेंगी, जुडिशियसली वो खर्च करेंगी। तो हम इनकम देंगे तो क्या होगा, वो अपने पढ़ाई पे भी कर सकेंगी। तो हमें ये सब टारगेट करना चाहिए, उनको स्किल देना चाहिए, ना कि हमें बस कंसर्न करना है एज को चेंज करने से। देखिए, मैं आपको जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहा हूं अगेंस्ट, तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं सही। देखिए, कोई स्टेप गलत नहीं है, हमें अवेयरनेस ला रहे हैं, बट उसका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन सोसाइटी में, उसकी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। देखिए, जो वर्ड आता है बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, आप सुनेंगे वर्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी में मतलब ये होता है कि मेंस यूज टू सेटिस्फाई देयर ईगो, मतलब हम मेन हैं तो हम सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू वुमेन। तो इस पैट्रियार्की के कारण क्या होता है, हम वुमेन्स को इंपावरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंपावरमेंट नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली हम उनको फील छोड़ नहीं रहे हैं, उनके ऊपर क्या उनको क्या सोचते हैं कि वो क्या करेगी, घर का सेवा करेगी, यही सब हम ये सोचते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपने समझ लिए। तो हमारा वर्क, हाँ ये अच्छा स्टेप है, बट हमारा वर्क और ये सब चीजों को इसमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और देखिए, पैट्रियार्कल सोच को भी हमें बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, और हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन की बात की मैंने, एजुकेशन अच्छा कर सकते हैं। और हम क्या बात कर सकते हैं कि एजुकेशन की बात तो हमने कर ली, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। तो मैंने एजुकेशन बता दिया क्या क्या है। तो इस बेसिस पे हमें क्या लग रहा है, बिल तो सही है बट हमें और जगह भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब देखिए इशू क्या आता है, हमें पेट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करना है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एजुकेशन इनका इंप्रूवमेंट करना है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मैंने बताया क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली इनको स्किल को सिखा सकते हैं जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, ये सब चीज मैंने बता दिया। और जो बात है क्या है, सोच। अब हम कुछ जजमेंट भी देखेंगे अगर जुडिशियल का। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जब हम जुडिशियल सिस्टम भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर जब हम मेंस की बात करते हैं, जहां पर हम मेंस की बात करते हैं तो केसेस भी ऐसे आ रहे हैं जहां पर मेंस की तरफ ज्यादा क्या होता है, हम वेटेज देते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। मैं केस की बात कर रहा हूं, जैसे 2-3 केस का मैं नाम आपके सामने रखूंगा। भनवारी देवी केस,
1992 में एक राजस्थान का केस है, आप पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। जब आप जजमेंट देखेंगे, द मैन 5 मेंस हैव गैंग रेप्ड अ वुमेन हु वर वर्किंग एज अ साथिंग, मतलब जो लोगों को जो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो वर्क कर रही थी, शी वॉज गैंग रेप्ड, केस नहीं फाइल हो रहा था। तो क्या हो रहा है, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रिविलेज, हम जो जुडिशियल केसेस में भी हम देखेंगे कि हमें पेट्रियार्की दूर करना है, कि हम ट्रीट करें मेंस और वुमेन को इक्वल, मतलब सोसाइटी में हमें ज्यादा काम करना है। देखिए आप बोलेंगे सर टॉपिक तो लीगल एज है, मैंने एज के बारे में बता दिया, पर मैं इसके अगेंस्ट बता रहा हूं कि हमें कहां वर्क करना है। बहुत सारे केस हैं, मोनिंदर सिंह केस हुआ, और एक केस पढ़ेंगे, और केस है सुंदरजन केस है, जो बहुत सारे केसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप पाएंगे कि बाइसेस दिखेंगे आपको। एक केस बताऊं, जैसे क्या हुआ कि अगर मेन और एक लड़का और लड़की के बीच में जब वर्डिक्ट डिक्लेयर हुए, तो हमने ऐसा देखा गया कि कुछ बाइसनेस है। तो ये सब चीजें भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें उसको भी ओवरकम करना है। तो हमें हर ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि ये लॉ अभी जरूरत नहीं था या क्या इसकी वो है, मैं ये बता रहा हूं कि हमें जो वर्क करना है, कुछ और भी फील्ड है जहां पर हम वुमेन्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इशू क्या है, अब आपकी मैरिज के एज बढ़ाने से इशू क्या है, मैं 2-3 चीज आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां बताऊंगा। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू मैरी क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है। जब आप 18 की एज बोल रहे हैं तो मैं मैरिज के लिए मैं फ्री हूं, आई एम फ्री फॉर द मैरिज, मैं किसी से भी जिस एज पर माई विश में शादी कर सकता हूं। बट हम एज बढ़ा रहे हैं तो मेरे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या हो रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा है ना। अब मेरा 18 एज कर दिया गया, अब मैं बढ़ा रहा हूं, मेरी डिग्निटी मेरी मर्जी कि मैं किससे शादी करता हूं, तो इसमें भी है। दूसरी बात, दो तो चीज आप समझने की कोशिश करेंगे, अदर इश्यूज इसमें क्या रिलेट आ रहा है। देखिए इश्यूज बता रहा हूं, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। अब एक इशू आप और पढ़ सकते हैं। अब देखिए जब वुमेन्स की आप बात कर रहे हैं, किसके हक की बात कर रहे हैं, कि हम माल न्यूट्रिशन बात करें, बहुत सारी चीजें वुमेन से रिलेटेड है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हमें इसे भी कंसिडर करना है। द वर्ड दैट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है कि आफ्टर द मैरिज, देखिए रेप वर्ड क्या होता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट लेडी, और जो भी वुमेन है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रेप। डेफिनेशन ऑफ द रेप एज पर द आईपीसी। तो रेप का डेफिनेशन यह है, मैरिटल मतलब आफ्टर मैरिज, इफ अ हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ इज डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो क्या होना चाहिए, मैरिटल रेप बोलते हैं। बट इट इज नॉट एन ऑफेंस। अगर जो लड़की की एज 18 ईयर्स से अबव है, तो हम मैरिटल, कोई भी एज हो 18, 21 कुछ भी, तो ये मैरिटल रेप क्या होता है, हम इसको क्राइम नहीं मानते। तो जब हम वुमेन की बात कर रहे हैं, केवल मैरिज से रिलेटेड एज बढ़ा देना बात नहीं है, हमें और जगह भी कहां ध्यान देना चाहिए, इस पे भी हमें देना चाहिए कि मैरिटल रेप पे हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट हमें किसे करना है, वुमेन का। इट इज नॉट रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ओनली, ये भी बात हो गया। अब मैरिज का हमने एज तो बढ़ा दिया, बट इसका इंप्लीमेंटेशन हो पाया कि नहीं, क्योंकि हमने पहले जो देखा प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कुछ नहीं हुआ। नॉट कि कुछ नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट है, बट नॉट एज द पेस दैट वी वांट। ये हो गया। दूसरा इशू देखिए क्या है, एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे कि एक वर्ड बता रहा हूं, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। अब क्या हो रहा है, एज ऑफ कंसेंट। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको एक चीज सबके लिए आज के वक्त में काम आएगा। देखिए ये सब टॉपिक तो हो गया, समझ में आ गया कि जब ये इंप्लीमेंट होगा तो 2 साल बाद ये होगा, ये बिल है। अब अदर इशू में मैं क्या बता रहा था, अगेंस्ट में हम बात कर रहे थे कि ये तो इससे ये फायदा हुआ, हम पॉवर्टी किसको ट्रीट कर रहे हैं, ये सब हमें ट्रीट करना है। अब मैं एक आपको फैक्ट बता रहा हूं कि कहां अदर इशू इससे क्या राइज होंगे। देखिए हम एक टॉपिक बात करते हैं, एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट, अब देखिए क्या होता है, इस एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है, मैं आपको अभी पूरा ब्रीफ में बताता हूं। अगर एक गर्ल जिसकी एज क्या है 18 मान लीजिए, अगर कोई गर्ल की एज लेस देन 18 ईयर है, लेस देन 18 ईयर्स, कि हम 18 ही मान रहे हैं हर जगह, लेस देन 18 ईयर्स है, और विथ और विदाउट कंसेंट, विथ और विदाउट कंसेंट, अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, दैट इज नोन एज द रेप। देखिए इससे अब इशू क्या होगा, आपने एज तो 18 से 21 कर दिया। और दूसरी बात देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से बचाना है, ये करना, तो मैं क्या बोला कि माल न्यूट्रिशन जो बेसिक जो ग्राउंड ही हम बोल रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन के कारण मेन रीजन क्या है, माल न्यूट्रिशन ही मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉवर्टी इज द रीजन।
क्या हम सोसाइटी में सोचते हैं। तो जो ग्राउंड के बेसिस पे हम एज बढ़ा रहे हैं वही क्या है, गलत हो गया। और आप खुद सोचिए कि माल न्यूट्रिशन की बात करें, हम बोले मैच्योर नहीं है, केयरिंग अच्छा होगा, पेरेंटहुड अच्छा होगा लास्ट में। तो आप सोचने की बात यह है कि एज 18 एज में हम वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्शन का हमारा राइट है, और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए एक्ट बना रहे हैं। तो हमें करना क्या है वुमेन्स के लिए, हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन दें इलेक्शंस में, लेजिस्लेचर में, क्योंकि वुमेन्स होंगी तभी लॉ इफेक्टिव होंगे। आप देख लेंगे वुमेन्स के लिए जो लेजिस्लेशन है वो क्या है, पहले वीक थे। जब निर्भया गैंग रेप केस जो हुआ, निर्भया केस, उसके बाद से हमने कुछ लेजिस्लेशन लाए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने केस चेंज किया 2015 में। तो हम हैफहजार्ड वे में लॉ लाते हैं, तो हमें ओवरऑल वर्क करना है। देखिए अब एज ऑफ कंसेंट की बात क्यों इशू आएगा कि हम 18 से बढ़ा रहे हैं 21, माल न्यूट्रिशन के कारण कुछ भी कर रहे हैं। बट जब एज ऑफ कंसेंट आप देखिए बढ़ा देंगे, ठीक है, पर हमारा 18 के बाद तो आप बोल रहे हैं कि टीनेज प्रेगनेंसी रुकेंगी, पर 18 ईयर तो हम क्या बोल रहे हैं, एज पर द सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी 18 ईयर ही एज है। तो अब आप बोल रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और सब प्रॉब्लम, बट ये हो सकता है कि प्रॉब्लम और इंक्रीज करे, क्योंकि 18 ईयर ऑफ एज तो कंसेंट है। और ये बात है कि एज ऑफ कंसेंट मतलब आप इससे कोई भी नीचे एज में विथ और विदाउट हिज एसेंट अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, दैट इज द रेप। आप अगर जो भी मेन है उसके ऊपर रेप के चार्जेस लग सकते हैं, तो हमें इसे भी अमेंड करना पड़ेगा। और हम बहुत सारे लॉ कमीशन में देखेंगे तो लॉ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में बोला कि जो 18 ईयर ऑफ एज है, एज सब हम जगह हर जगह क्या बोल रहे हैं कि 18 एज जो है मैरिज के लिए हो सही है। हम बात करेंगे यूएन डिक्लेरेशन, जो हमने एक सिग्नेटरी है, वहां भी हमने क्या बोला, वहां भी एक नियम है 18 ईयर्स ऑफ एज मैरिज के लिए। तो हर जगह 18 ईयर्स ऑफ एज ही है। तो हमें एज को ना फोकस करके हमें ओवरऑल डेवलपमेंट में इनके बात करना चाहिए। बाकी दिस इज ऑल अबाउट द राइजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। हमने अगेंस्ट में बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की। अब इस बिल का एक लास्ट में आपको फिर से एक जिस्ट दे दूंगा कि मैंने बताया सबसे पहले चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट आया 1929 में, जिनने एज 14 और 18 किया। अब हम जो क्या करते हैं, एज जो एज पर द अभी जो हम जो बिल लाए, वो बिल का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। उसमें हमने एज को 18 से 21 करना है। इट इज अ बिल, अभी वो एक्ट बनेगा, तब एक्ट बनने के 2 साल बाद से ये एज इंप्लीमेंट होगा। और मैंने क्या बताया, फेवर में बात किया और अगेंस्ट में बात किया कि अगेंस्ट में क्या माल न्यूट्रिशन ही कारण है, नहीं, हम क्या बात कर सकते हैं, पॉवर्टी इज अ कारण, पॉवर्टी इज अ रीजन। तो क्या है, ये कारण जो है अलग है और क्या क्या पॉइंट है हमें उसमें वर्क करना है ताकि हम और ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। तो हमारे पास दोनों चीज क्लियर है कि क्या हमारे पास रास्ते हैं और हम क्या वुमेन्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन बाय कमेंटिंग। ओके, थैंक यू।